तो निर्मला सीतारमण ने अपना अंतरिम बजट इस सरकार का, यानी कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का जो दूसरा बजट है, लेकिन बड़ी बात यह कि दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी बजट है, जो इंटरिम बजट है, उसे पेश किया है। और निर्मला सीतारमण ने जो बड़े ऐलान किए हैं वो आपको बता दें, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। अब बहुत उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना था कि एक इंटरिम बजट है, क्योंकि जो कुछ वो देंगे उसके बाद उन उम्मीदों का जो भार है उन्हें ही आगे ले जाना होगा। अगर वो वापस सरकार में आते हैं, ये हर सरकार को ध्यान होता है, और इसीलिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। ये बड़ी खबर है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, जिसका इंतजार लोग करते हैं कि बजट भाषण के अंत में इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है निर्मला सीतारमण ने, और ये खास तौर से इस बात को ध्यान में रखकर कि ये एक इंटरिम बजट है, और अगर कोई बड़ी घोषणा करनी है, बहुत से लोग सोच रहे थे कि शायद इसमें हो, क्योंकि एक 2024 के चुनाव से पहले का बजट है। लेकिन क्या ये भी दिखाता है कि ये सरकार अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है? बड़ी बात ये भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस इंटरिम बजट में कई बार ऐसी पॉपुलिस्ट मेजर्स को अपनाया जाता है और उनको फिर दूसरी तरफ से टारगेट किया जाता है कि ये तो चुनावी बजट पेश कर दिया है। तो ये आपको बताएं कि कोई बदलाव नहीं है टैक्स स्लैब में। और जो बड़ी चीज है, ऐसा माना जा रहा था कि अंतरिम बजट है, दर्शकों को बता दें ये अंतरिम बजट है। सरकार के बाद जुलाई में पूर्ण बजट आएगा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए कृपाल जी, राम कृपाल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? ये बजट हम सब लोग जो स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद इलेक्शन के चलते इस पे इलेक्शन की छाया होगी, मैं बधाई देता हूँ निर्मला जी को, मोदी जी को, कि उन्होंने इस बजट से साबित किया है कि नहीं, कोई इस पे इलेक्शन की छाया नहीं है। मोदी जी को जो 2047 का विकसित भारत है, उन्हीं नीतियों का एक्सटेंशन हो रहा है। और जब ये चुनाव हो जाएगा, जब फुल फ्लेज बजट आएगा, उसके बाद अगला मतलब जो कुछ भी होगा उसके बाद हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। सर, अगर आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? इसमें सर लोगों को लुभाने का कोई मतलब इन्होंने प्रयास नहीं किया है। इन्होंने देश के विकास, पीएम मोदी हमेशा मीठी गोली देने के लिए जाने भी नहीं जाते हैं, जब जैसी जरूरत है वैसी देते हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने देश के विकास को सोचते हुए जो बेस्ट हो सकता है देश के लिए, उन्होंने वो बजट को प्रस्तुत करवाया है। और टैक्स में कोई चेंज नहीं करवाया गया है। वो पहले भी जो था टैक्स स्लैब जो था 7 लाख तक का अर्निंग वाले बंदे को, जो कि सैलरीड पर्सन है, तो उनको 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। साथ में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है। यानी कि अगर सैलरीड क्लास में आते हैं आप, तो 7,50,000 तक आपका इनकम है तो कोई टैक्स नहीं लगना है। लेकिन अगर अदर देन सैलरीड पर्सन है तो उस केस में 7 लाख तक का, जैसे बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनके लिए 7 लाख का लिमिट है। उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं है। तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं है। जैसा आपने कहा कि बहुत इनकम टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया है निर्मला सीतारमण ने, उस पर हाथ नहीं लगाया है। लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर एक नजर जरूर पड़ती है। मुझे लगता है कि जैसा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर है, वो इस बजट में रिफ्लेक्ट होता है। सौर ऊर्जा पर जोर है, वो भी इस बजट में रिफ्लेक्ट होता है। आप इसे कैसे देखते हैं रामकृपाल जी कि 1 करोड़ घरों को सिर्फ सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली मिले और वो मुफ्त बिजली मिले? ये आने वाले भविष्य को, आप 2047 की बात कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को दिखा रहा है। जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने जैसा कहा कि जो अब तक की नीतियां रही हैं उसका एक एक्सटेंशन है। जैसे कि 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जो कुछ हुआ उसके आने के बाद एक घोषणा की थी कि मैं हर घर, हर छत पर सोलर एनर्जी लगवाऊंगा, सोलर पैनल लगवाऊंगा। उसी का जो उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगेंगे। तो जो अगर इस बजट को आप पूरा देखिए तो उनका जो फोकस है, जैसे उन्होंने क्या किया है कि आयुष्मान भारत में जो हेल्पर थे, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, उनको भी अब शामिल कर लिया है। तो एक तरह से इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है।
और बाकी बेसिकली भारत के लिए जो क्लीन एनर्जी का यानी 20 जो हम कहते हैं कि 2070 तक भारत बिल्कुल जीरो यानी वो हो जाएगा एक क्लीन एनर्जी के लिए, उसका बहुत स्पेसिफिक लक्ष्य है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई पॉपुलरिटी न करते हुए एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी ने किया है कि मैं वोट के लिए लोक लुभावन कोई नारा नहीं दे करके अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूं। जिन नीतियों पर मैं अब तक चलता रहा उन्हीं का एक्सटेंशन। नीतियों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जो आम आदमी को लुभाने का वाला कोई ऐसा ऐलान इस बजट में नहीं है। रामकृपाल जी कह रहे हैं। सीधे मीनाक्षी के पास जाएंगे। मीनाक्षी, क्या रिएक्शन मिल रहा है? लोगों के बीच आप हैं, किसानों के बीच हैं, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, किसानों से हम बात करते हैं क्योंकि ये अंतरिम बजट था और ऐसे में किसानों को लेकर के जो मुद्दे हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। सरकार जो कह रही है उससे ताल्लुक रखते हैं या नहीं? सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार ने ये कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में डबल हो जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि डबल, क्या मुझे तो ये लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा कहा गया है वो केवल और केवल एक जो है मुहावरा ही साबित हुआ है। किसी भी किसान को कोई 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ है। अभी सरकार के द्वारा कुछ और भी चीजें कही गई है। उनके द्वारा कहा जाए कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद अब कृषि जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी अनुप्रयोग का भी विस्तार करेंगे। देखो, बहुत सही सवाल आपने किया है। नैनो को ये ला रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, उसका वजन हमारे यूरिया का डीएपी का कम कर रहे हैं, उसका रेट बढ़ा रहे हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि किसानों के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान सरकार का नहीं है। किसानों का तो खून उन्हें इतना मीठा लग रहा है, जैसे हम गन्ना बोते हैं कि उसको खून को पीने का वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे आवारा पशु जितने घूम रहे हैं, हमारा फसलों में नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये खल जो होती है जिसे हम पशु आहार के रूप में हम खिलाते हैं कि इसमें डीओसी मिट्टी की मिलावट होती है। उस मिट्टी से हमारे पशुओं में बांझपन होता है। क्या करें, मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो इतने सालों में 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया है, इतनी नाराजगी। देखो, काम कहाँ किया गया? ग्राउंड पे तो कोई है नहीं, कागजों में हो वो अलग बात है। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है। सर, किसानों को हम सुन रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? किसानों को हम सुन रहे हैं, मीनाक्षी बता रही हैं किसानों का अपना रुख है, लेकिन जो बात कही रामकृपाल जी ने कि सोलर ऊर्जा पर बहुत फोकस है। मैं गांव में गया हूं और मैंने जाके देखा है, एक जो बिजली की परेशानी थी खास तौर से उन इलाकों में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, वहां ये वरदान से कम नहीं है कि सोलर पैनल लगा हुआ है घर के ऊपर, जो सरकार घर दे रही उसमें भी सोलर पैनल है और घर में लाइट आ रही। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आम व्यक्ति की सरकार, मैं नहीं राष्ट्र, टैक्सेस को कम करने का, स्लैब को लगातार राहत देने का सिलसिला आप इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद देखिए लगातार चला आ रहा था। परंतु ही लीड्स, मोदी गवर्नमेंट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। टैक्सेस पे रिबेट नहीं। और जो आप कह रहे हैं पैनल वाली बात, वो अपने आप में बताती है बिजली फ्री दूंगा इतनी यूनिट। सर, लेकिन आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि, और जो बात आपने कही कि पहले चुनाव में जो बजट होता था वो चुनाव के नजरिए से बजट होता था, अब एक बदलाव आया है कि चुनाव के नजरिए से अगर बजट नहीं तो उन्हें क्या काउंटर करेंगे आप, जो कहेंगे कि आप तो टैक्स स्लैब कम नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि नया भारत जो है ना, इस नए भारत के लिए आम जनता, 120 करोड़ जनता तैयार है। वो चाहती है कि मैं विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए भारत की रुख को बढ़ाने का जो कैटलिस्ट का काम कर सकता हूं वो मैं करूंगा। वो क्या है? मुझे अपने टैक्स के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी राहत ना मिले, मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा हो टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो टैक्स मुझे नजर आ रहा है। जब मैं रोड पे आगरा जाता हूं तो सुचारिता मुझे वो नजर आता है कि मैं, हाँ, आगरा जो 2.5 घंटे में पहुंचता था, मेरा जो 5 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे में पूरा होता है। जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूं तो मुझे इंटरनेशनल सुविधाएं नजर आती हैं। जब मैं 149 नए एयरपोर्ट्स के पास जाता हूं तो मुझे नजर आता है कि हाँ, 1000 नए जहाज हमारा देश खरीद पाने की सक्षमता रखता है। और जब बॉर्डर पर खड़ा होकर मेरा सैनिक नए उपकरणों के साथ